हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनी खुराना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गेट योर गोल पर। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांत। फ्रेंड्स, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हर टीचिंग एग्ज़ाम में, जो भी आप टीचिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो यू टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो या कोई भी टेट का एग्ज़ाम हो, तो उस एग्ज़ाम में बुद्धि के चैप्टर से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। चाहे वो आईक्यू हो, चाहे वो आईक्यू पूछ लेगा, चाहे फिर वो उसके फॉर्मूले के बारे में पूछ लेगा, या फिर बुद्धि के किसी सिद्धांत के बारे में पूछ लेगा, या कई बार तो डायरेक्ट प्रतिपादक भी पूछ लेता है कि ये सिद्धांत किस प्रतिपादक ने दिया। इसलिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक को अच्छे से देखिएगा। और एक बात और, मैं आपको इस वीडियो के एंड में इनको याद करने की एक ट्रिक बताऊंगी, जिस ट्रिक से मैं याद करती थी जब मैंने सी टेट और यू टेट किया था। मैं उत्तराखंड से हूँ, मैंने यू टेट कर रखा है, और जब मैंने सी टेट और यू टेट किया था तो मैं इन्हीं ट्रिक से पढ़ती थी जो मैं आपको अपनी वीडियोस में बताती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम स्टार्ट करते हैं बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। बुद्धि के सिद्धांत पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि बुद्धि क्या होती है। फ्रेंड्स देखिए, जनरल भाषा में, सामान्य भाषा में हम लोग क्या को कहते हैं बुद्धि को, जो बहुत जल्दी याद कर लेता है, या फिर कोई बच्चा है जिसे हम कोई चीज़ याद करने को दो तो वो रट्टाफिकेशन बहुत अच्छा करता है, बहुत जल्दी से सारा वर्ड टू वर्ड रट लेता है, तो वो बुद्धिमान कहलाता है। या फिर कुछ बच्चे हम ऐसे भी सोचते हैं जिसके मार्क्स क्लास में सबसे ज़्यादा आते हैं, सबसे अच्छे मार्क्स स्कोर करता है, वो बुद्धिमान है। या फिर हम कई बार बोलते हैं कोई चीज़ जो बड़ी सबसे जल्दी समझ लेता है, जैसे सपोज एक क्लास है, बच्चों की क्लास है, हम कुछ समझा रहे हैं और जो बच्चा सबसे जल्दी समझ लेता है वो बुद्धिमान है। तो बुद्धि क्या है, देखिए ये तो हो गई जनरल लैंग्वेज में, जनरल भाषा में हम लोग बुद्धि को जो कहते हैं। बट साइकोलॉजिस्ट जो थे, जो सारे मनोवैज्ञानिक थे, वो लोग क्या कहते थे, उनके छोटे छोटे पॉइंट, पूरा डीपली तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आगे हमने सिद्धांत पढ़ने हैं। उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने बुद्धि को डीपली बताया है, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं, कुछ 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो है बुद्धि के बारे में वो समझते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है समायोजन की क्षमता। आप इसको लिख सकते हैं, लिख सकते क्या है, आप लिखिएगा, क्योंकि लिखी हुई चीज़ हमेशा याद रहती है। क्या कहते हैं, समायोजन की क्षमता, मतलब कैपेबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट। मतलब कोई भी बच्चा या कोई भी आप किसी बच्चे के ही लिए, क्योंकि हम बाल विकास पढ़ रहे हैं या बाल मनोविज्ञान ही पढ़ते हैं, तो एक बच्चे से ही उदाहरण लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो कितनी जल्दी समायोजित होता है। ठीक है, कोई छोटा बच्चा है, वो किसी दूसरे माहौल में जाता है, दूसरे एनवायरनमेंट में जाता है, तो वो कैसे समायोजन करता है, अपनी परिस्थितियों का कैसे सामना करता है। जो बच्चा बहुत जल्दी समायोजित हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है एटमॉस्फेयर में, उनकी चीज़ों को सीख लेता है, समझ लेता है, या अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, या फिर परिस्थितियों को अपने अनुसार एडजस्ट कर लेता है, समायोजित कर लेता है, वो ज़्यादा बुद्धिमान है। तो ये तो हो गया समायोजन की क्षमता। सेकंड पॉइंट हम ले सकते हैं तर्क वितर्क की क्षमता। ठीक है, क्या समझ सकते हैं, तर्क वितर्क की क्षमता। तर्क वितर्क की क्षमता, तर्क वितर्क की क्षमता को इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मतलब एनालिसिस करना, किसी भी चीज़ को समझना। तर्क वितर्क क्या होता है, जैसे कई बार होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो चीज़ बता दी जाए तो उनके लिए वही सत्य है, हाँ हाँ यही ठीक है। बट कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपना माइंड लगाते हैं, अपना लॉजिक लगाते हैं। जब हम उन्हें कोई चीज़ बता रहे हैं, वो उसे एज इट इज़ लर्न नहीं करते, एज इट इज़ रट्टा नहीं मारते, वो अपना लॉजिक लगाते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं, कुछ बुक्स में पढ़ते हैं, कुछ दूसरों से बात करते हैं, या फिर गूगल पे सर्च करते हैं, जो कि आजकल बहुत चल रहा है, बहुत ट्रेंड में है। तो सब चीज़ों को देखकर वो कुछ अपनी अलग सोच बना लेते हैं, उस चीज़ को वो सही मानते हैं। जो चीज़ हम उनको बता रहे हैं या टीचर जो कुछ बता रहा है वो ही सही नहीं मान लेते, बल्कि वो अपना भी दिमाग लगाकर अपना भी एनालिसिस करते हैं, अपना ही तर्क वितर्क लगाते हैं। तो जो बच्चे ऐसे होते हैं जो तर्क वितर्क लगाकर अपनी चीज़ों को बताते हैं या अपना डिसाइड करते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये चीज़ ठीक है, वो बच्चे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट पर आप ले सकते हैं पर्यावरण
में समाहित होना। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी वही बात जिस तरीके से कई बार मैंने आपको बताया, जैसे एक छोटा बच्चा है, वो पहले स्कूल में था, अब वो चला गया कॉलेज में, उसके सामने सारे उसका पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो गया। अब उसे अपने पूरे इन्वायरमेंट को चेंज करना है, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना है, या फिर ऐसे चेंजेस लाने हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जितना अच्छा वो जल्दी से समायोजन कर सकता है, अपने पर्यावरण में समाहित हो सकता है, उतना ज़्यादा वो बुद्धिमान है। वरना जो नहीं कर सकता, वो समायोजन नहीं कर सकता, वो बुद्धिमान नहीं है। अब फोर्थ पॉइंट हम ले सकते हैं अमूर्त और मूर्त चिंतन। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो गया? कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है? अमूर्त और मूर्त चिंतन मतलब अमूर्त होता है ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना जो हम देख नहीं सकते, जिसको बस हम कल्पना कर सकते हैं, जिसका बस हम विचार कर सकते हैं। और मूर्त चीज़ें वो होती हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो वो बच्चे या वो मनुष्य या वो इंसान या वो बंदा, वो ज़्यादा बुद्धिमान है जो अमूर्त और मूर्त चिंतन अच्छे से कर पाता है। जैसे सपोज एक छोटा बच्चा है, अगर आप उसको कोई चीज़, अंतरिक्ष बोल दें आप कि भाई अपने हमारे ब्रह्मांड के बारे में आपको कुछ लाइनें बोलनी हैं, तो वो बच्चा अगर तो बुद्धिमान होगा, वो अपनी, क्यों, अब देखो ब्रह्मांड किसी ने देखा तो नहीं, यहाँ तक एक छोटे बच्चे ने तो बिल्कुल ही नहीं देखा होगा, बट वो कुछ उसके बारे में जानता होगा, तो अपने सारे लॉजिक लगाकर अगर अच्छे से जवाब दे पाता है, जितने अच्छे से जवाब दे पाता है, वो बच्चा बुद्धिमान है। और जो जवाब नहीं दे पाता ढंग से, अमूर्त चिंतन या मूर्त चिंतन नहीं कर पाता, तो वो बच्चा कम बुद्धिमान है। तो ये तो हो गए कुछ बुद्धि के कैरेक्टरिस्टिक्स, या आप कहें बुद्धि की विशेषताएं। तो इन विशेषताओं को चाहे तो आप लिख लीजिए या नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं बुद्धि के सिद्धांतों की तरफ। फ्रेंड्स, पहला सिद्धांत है, बुद्धि का पहला सिद्धांत है। पहले सिद्धांत के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, एक व्यक्ति थे अल्फ्रेड बिने, आपने सुना भी होगा उनका नाम। बुद्धि के क्षेत्र में उनका सबसे ज़्यादा योगदान था। ठीक है, सबसे पहली बात, इंटेलिजेंस, फादर ऑफ इंटेलिजेंस थे। कौन थे? वो थे गाल्टन। मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ इंटेलिजेंस कौन थे, फादर ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के जो फादर थे, जिन्होंने बुद्धि के बारे में बताया कि हाँ बुद्धि कुछ होती है, वो कौन थे? वो थे गाल्टन। ठीक है, वो थे गाल्टन। और दूसरी बात, जो सबसे पहला टेस्ट हुआ, यानी कि जो सबसे पहला बुद्धि का परीक्षण हुआ, यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ, वो दिया था अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, किसने दिया था? जो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ था, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। फ्रेंड्स, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, फादर ऑफ इंटेलिजेंस और फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट में नाम थोड़े थोड़े सेम है। इंटेलिजेंस का नाम किसने दिया था? गाल्टन ने। और इंटेलिजेंस का टेस्ट पहला किसने किया था? वो किया था बिने ने। ये भी मैं आपको अभी ट्रिक से बताऊंगी वीडियो के एंड में, इसलिए वीडियो पूरे एंड तक देखिएगा, बने रहिएगा। इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देख ली और वो ट्रिक्स लर्न कर ली, मैं श्योर हूँ आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं, जो बिने ने सबसे पहला अपना टेस्ट दिया था, उसका नाम क्या था? एक कारक सिद्धांत। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एक कारक सिद्धांत। इसका एक और नाम भी है, वो है एक तत्व सिद्धांत, या फिर आप इसको कह सकते हैं एक तत्व सिद्धांत या एक तत्व का सिद्धांत। और इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक बात क्या करते हैं, बिने ने क्या कहा था? बिने ने ये कहा था कि हमारी बुद्धि में एक ही तत्व है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एक तत्व या एक कारक, हमारी बुद्धि में एक ही कारक है, एक ही तत्व है, एक ही फैक्टर है, एक ही पद है, वो अविभाज्य है। बुद्धि को हम विभाजित नहीं कर सकते। आप इस पॉइंट को याद कीजिएगा। उन्होंने कहा था कि बुद्धि अविभाज्य है। ये बात किसने कही थी? बिने ने। उन्होंने कहा था बुद्धि को हम विभाजित नहीं कर सकते, बुद्धि तो अविभाज्य है। जो बचपन से है, या तो बच्चा होशियार होगा या बच्चा बुद्धू होगा। ठीक है, ये चीज़ बिने ने कही थी। उन्होंने कहा था हमारी बुद्धि में, हमारे दिमाग में, इंटेलिजेंस में सिर्फ एक ही कारक है। कितने कारक हैं? सिर्फ एक ही कारक है जो हमारे होशियार या मूर्ख होने पर
या तो हम होशियार होंगे या फिर हमारे मूर्ख होंगे। हम मूर्ख होंगे मतलब हमारे होशियार और मूर्ख होने पर डिपेंड करता है क्या, हमारी बुद्धि का एक फैक्टर। हमारी बुद्धि में सिर्फ एक फैक्टर होता है जिसे इन्होंने माना जनरल फैक्टर। क्या माना? यानी कि GF जिनको इन्होंने माना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जनरल फैक्टर, जनरल फैक्टर, और हिंदी में कहते हैं सामान्य तत्व। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी में क्या कहते हैं? सामान्य तत्व, इंग्लिश में कहते हैं जनरल फैक्टर। इन्होंने ये कहा कि हमारी बुद्धि में सिर्फ एक फैक्टर होता है जिसका नाम है जनरल फैक्टर, जिसका मतलब है सामान्य तत्व, और इसके अलावा कोई तत्व नहीं होता। हमारी बुद्धि को विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर हमारे अंदर G फैक्टर है तो हम होशियार हैं, अगर हमारे अंदर G फैक्टर कम है तो हम मूर्ख हैं। ठीक है, उन्होंने ये बात कही कि एक ही बुद्धि, हमारी बुद्धि में एक ही तत्व होता है, या हम होशियार होंगे या अब हम मूर्ख होंगे। अब क्या हुआ, जब इन्होंने अपना सिद्धांत दिया तो इनका सिद्धांत जो था वो एक ही फैक्टर बताता था, एक ही बुद्धि का फैक्टर बताता था, इसलिए इनकी थ्योरी को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं कुछ नाम बता रही हूँ इनके, जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये निरंकुशवादी सिद्धांत था। क्यों? क्योंकि ये एक ही बुद्धि का एक ही फैक्टर बताते थे कि बुद्धि का केवल एक ही फैक्टर होता है। दूसरा नाम इसका क्या है? बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत, क्योंकि ये सबसे पहला सिद्धांत था बुद्धि का, इसलिए इसको बुद्धि का प्राचीन सिद्धांत भी कहते हैं। प्राचीन या फिर प्रथम सिद्धांत, ये भी आप याद कर सकते हैं। याद कर सकते हैं, नहीं याद करना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि सबसे पहला सिद्धांत बुद्धि का कौन सा था, वो किसने दिया? तो वो किसने दिया? बिने ने दिया। तीसरी बात क्या पूछी जाती है कि बुद्धि अविभाज्य है, ये किसने बताया? चौथी बात ये पूछा जाता है कि किसने केवल एक ही फैक्टर दिया? तो बिने ने दिया, एक कारक थ्योरी में दिया। नामों से भी पूछ लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्ट प्रतिपादक भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ये तो हो गया सिंगल फैक्टर के बारे में, ये इसके बारे में इतना ही है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा फैक्टर, जो है हमारा दूसरा सिद्धांत। ये दूसरा वाला सिद्धांत फ्रेंड्स थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, दूसरा सिद्धांत है द्वितत्व थ्योरी, यानी कि द्विकारक सिद्धांत, जिसे हम द्विकारक सिद्धांत कहते हैं, द्वितत्व सिद्धांत कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं टू फैक्टर थ्योरी। अब ये किसने दी थी? ये दी थी फ्रेंड्स स्पीयरमैन ने। किसने दी थी? स्पीयरमैन ने। आप इसको याद रखेंगे क्योंकि स्पीयरमैन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी है स्पीयरमैन। ठीक है, हिंदी में इसको इंग्लिश में लिख देती हूँ स्पीयरमैन। ये थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। अब हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब पहला सिद्धांत बना तब लोगों ने उसकी आलोचना की। लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बुद्धि में केवल एक ही फैक्टर हो। जो बच्चा पहले जन्म से बुद्धू था, क्या ज़रूरी है कि वो बड़ा होकर होशियार नहीं हो सकता? या फिर अगर कोई बच्चा बचपन से ही होशियार था लेकिन कुछ वजह उसके सामने आई, वो नहीं पढ़ पाया या कुछ ऐसी प्रॉब्लम उसे रही, तो क्या वो बड़े होकर भी सफल हो जाएगा? समझे आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब आलोचना ये हुई थी कि ये कहते थे कि बच्चा अगर जन्म से होशियार है तो वो बाद में भी सफल होगा, अगर बचपन में बुद्धू है तो वो बाद में भी असफल होगा। तो ये ऐसा नहीं होता ना। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं कि बच्चा बचपन में होशियार होता है लेकिन वो बाद में इतना सफल नहीं हो पाता, बल्कि ऐसा बच्चा जो उसके साथ ही पढ़ता था वो ज़्यादा होशियार नहीं था, ज़्यादा बुद्धिमान नहीं था, पर उससे ज़्यादा सफल हो जाता है। ऐसा कैसे? तो इस बात की आलोचना हुई। तब स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि में एक फैक्टर नहीं बल्कि बुद्धि में दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि में एक फैक्टर नहीं बल्कि बुद्धि में दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जनरल फैक्टर, दूसरा होता है स्पेशल फैक्टर। ठीक है, यानी कि GF और SF। इसको क्या कहते हैं? जनरल फैक्टर, जनरल फैक्टर यानी कि सामान्य तत्व, हिंदी में इसको कहते हैं सामान्य तत्व। और दूसरा इन्होंने बताया S फैक्टर यानी कि विशिष्ट तत्व, विशिष्ट तत्व। और हिंदी में इसको कहते हैं स्पेशल फैक्टर, स्पेशल फैक्टर।
ठीक है फ्रेंड्स, ये ऊपर नीचे हो गया, यहाँ इंग्लिश हो गया, इंग्लिश यहाँ पहुँच गया, यहाँ हिंदी हो गया, हिंदी यहाँ आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, तो वो कहते थे कि हमारे अंदर एक फैक्टर नहीं बल्कि दो फैक्टर होते हैं। इन्होंने ही ये बात बताई कि बुद्धि अविभाज्य नहीं बल्कि बुद्धि विभाज्य है, बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, आप इसको भी याद रखेंगे कि स्पीयरमैन ने बताया था कि बुद्धि विभाज्य है, बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है, बुद्धि दो भागों में विभाजित की जा सकती है। क्या दो भागों में? किसमें? एक तो सामान्य तत्व में और एक विशिष्ट तत्व में, इन्होंने ये बताया। अब जनरल फैक्टर तो आपने समझ लिया, स्पेशल फैक्टर क्या होता है, ऐसे इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छे से। उन्होंने कहा था कि जो जनरल फैक्टर है वो जन्मजात होता है, जी से आप जन्मजात याद रख सकते हैं कि ये जन्मजात होता है और ये जो होता है ये अर्जित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अक्वायर किया जाता है। अक्वायर माने अर्जित। आपने लैंग्वेज एक्विजिशन पढ़ा होगा इंग्लिश पेडागोजी में, वही ये चीज़ है। ये कहते थे कि जो जनरल फैक्टर होता है वो तो बचपन से ही होता है हमारे अंदर, लेकिन हम बाद में भी और अर्जित कर सकते हैं। हम अपनी जो बुद्धि के हमारे स्किल्स है या जो हमारे, हम बुद्धि को और डेवलप बाद में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम बचपन में सफल थे तो हम बाद में भी सफल होंगे, ऐसा नहीं है कि अगर हम बचपन में असफल होंगे तो हम बाद में भी सफल होंगे। पर हाँ, ये सफलता और असफलता का कारक जरूर होता है। इसको भी आप नोट डाउन करेंगे कि सफलता और असफलता का कारण कौन होता है? जन्मजात फैक्टर। ठीक है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारी सफलता और असफलता का कारण होता है या जिस पर निर्भर करती है हमारी सफलता, तो वो जनरल फैक्टर पर निर्भर करती है। फ्रेंड्स, कैसे? आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर बच्चा बचपन से ही उसके अंदर जनरल फैक्टर कम है, उसके अंदर जी फैक्टर कम है, यानी कि वो बचपन से ही होशियार नहीं है। मान लीजिए बच्चा जो है वो बचपन से ही अपंग है, बचपन से ही वो डिसेबल है, किसी चीज़ की उसके अंदर कमी है, तो चाहे वो जितना भी अर्जित कर ले, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, है ना। वो अपने साथ के बराबर के साथ इतना सफल नहीं हो पाएगा जितना वो, अगर वो ठीक होता, वो डिसेबल ना होता तो वो होता, है ना। इसलिए ये कहते हैं कि जो जी फैक्टर है वो सफलता और असफलता का कारण बनता है, या सफलता और असफलता जनरल फैक्टर पर निर्भर करती है। इन्होंने कैसे बताया था, आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि एक बच्चे के अंदर जो जनरल फैक्टर होता है वो तो बचपन से ही होता है, ठीक है, बचपन से आ गया, लेकिन वो बड़ा होकर और अर्जित कर सकता है। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा होता है वो छोटेपन में ही बहुत अच्छा भागता है, दिखता है कई बार, या कोई बच्चा है वो छोटेपन में ही बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, उसे कलर्स की बहुत अच्छी पहचान है, बहुत अच्छे वो कलर्स बना लेता है, सब कुछ कलर्स के बारे में नॉलेज है, उसे ड्राइंग अच्छी करता है। तो उसके अंदर जन्मजात कौन सा फैक्टर था? ड्राइंग का। उसके अंदर जन्मजात कौन सी कैपेबिलिटी थी? ड्राइंग की। लेकिन बाद में जैसे वो थोड़ा और बड़ा हुआ, उसने एक म्यूजिक सीख लिया, ठीक है फ्रेंड्स, उसने म्यूजिक सीख लिया, म्यूजिक का स्पेशल फैक्टर आ गया उसके अंदर। एक उसने डांस सीख लिया, डांस का स्पेशल फैक्टर आ गया उसके अंदर। तीसरा, उसने क्रिकेट अच्छा खेलने लगा, उसने क्रिकेट सीख ली, क्रिकेट की प्रैक्टिस करी बहुत अच्छी, तो क्रिकेट खेलने लगा, ठीक है। फोर्थ क्या था? अब उसने और क्या किया, आप क्या ले सकते हैं? म्यूजिक, डांस, क्रिकेट, स्विमिंग ले सकते हैं। उसने स्विमिंग सीख ली अच्छे से, तो वो स्विमिंग में भी उसका महारत हासिल हो गई उसे, तो वो स्विमिंग भी उसका एक स्पेशल फैक्टर हो गया। तो ये S1, S2, S3, S4, ये S कितने भी हो सकते हैं, मतलब हम कितनी भी प्रतिभाएं अर्जित कर सकते हैं। तो ये बात किसने कही? ये स्पीयरमैन ने कही कि बुद्धि में दो फैक्टर होते हैं, बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है, एक जनरल फैक्टर में और एक स्पेशल फैक्टर में। जनरल फैक्टर जन्मजात होता है हमारे पास, और स्पेशल फैक्टर हम बाद में अर्जित करते हैं, हम जितने मर्जी स्पेशल फैक्टर्स अर्जित कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गया द्विकारक सिद्धांत, इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम पढ़ते हैं त्रिकारक सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत। तो ये मैं अब आपको एक बात बता दूं कि त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था? त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। क्यों ऐसा हुआ था कि अब इस सिद्धांत की भी आलोचना होने लगी, कई लोगों ने इस सिद्धांत की भी आलोचना की और उन्हें भी लगा कि हाँ शायद कुछ तो फर्क है, ठीक है। तब उन्होंने तीसरे फैक्टर का निर्माण किया, तीसरे सिद्धांत का निर्माण किया, जो कि मैं आपको अब समझाऊंगी।
इसको कहते हैं त्रिकारक सिद्धांत या फिर त्रितत्व सिद्धांत या फिर ट्राइफैक्टर थ्योरी। ठीक है, ये हो गया ट्राइफैक्टर थ्योरी, ट्राइआर्किक थ्योरी भी कहते हैं इसको। तो ये किसने दी थी? ये भी स्पीयरमैन ने दी थी। ठीक है, अब ये क्या कहते थे? ये कहते थे हमारे अंदर 2 नहीं 3 कारक होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं? एक होता है हमारे अंदर जी फैक्टर, एक होता है हमारे अंदर एस फैक्टर, और एक फैक्टर होता है हमारे अंदर सी फैक्टर, कॉमन फैक्टर या फिर ग्रुप फैक्टर भी इसे कहा गया। सामूहिक फैक्टर यानी कि सामूहिक तत्व कहेंगे इसे। ठीक है, कैसे? उन्होंने कैसे बताया? देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया जी फैक्टर, ये हो गया एस फैक्टर। जी फैक्टर जन्मजात था, बच्चे को बचपन से था। एस फैक्टर उसने अर्जित किया बाद में और उसने प्रतिभाएं प्राप्त की। लेकिन कोई चीज़ तो थी जो इन दोनों में कॉमन थी। ऐसी कोई चीज़ तो थी जो जन्मजात भी थी और अर्जित भी की गई। ऐसी क्या चीज़ थी? तो ये चीज़ उन्होंने बताया कि ये जी फैक्टर और एस फैक्टर का समूह बन गया, यानी कि सामूहिक फैक्टर बन गया। तो ये उन्होंने बनाया, इसको ग्रुप फैक्टर बताया। ये है ग्रुप फैक्टर। ठीक है, ग्रुप फैक्टर या फिर आप इसे कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं, कॉमन फैक्टर। ठीक है फ्रेंड, इसमें इतना ही समझने की जरूरत है क्योंकि जी फैक्टर और एस फैक्टर मैं आपको पहले ही अच्छे से समझा चुकी हूँ। एस फैक्टर ये थर्ड फैक्टर मैं आपको बता दिया। थर्ड फैक्टर ये है जो उन दोनों में कॉमन होता है, समूह बनाता है। जी फैक्टर और एस फैक्टर का जो समूह बनाता है, बीच में ऐसी जो चीज़ होती है जो जी फैक्टर और एस फैक्टर में कॉमन थी, वो ही इन्होंने तीसरा तत्व बताया। तो ये हो गई तीसरी थ्योरी यानी कि तीसरा सिद्धांत, त्रितत्व सिद्धांत, जो कि स्पीयरमैन ने ही दिया था। इसे आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। अब मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ इनको लर्न करने की। पहले इसको लर्न करने से पहले जो बाकी सिद्धांत है फ्रेंड्स वो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैंने आगे पढ़ाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वो वाली वीडियो भी आप देखिएगा, मैं कल बनाऊंगी, कल हम उसकी क्लास लेंगे। ठीक है, आज हम इसको लर्न करते हैं। देखिए फ्रेंड, एक होता है फॉर्मूला, बुद्धि का फॉर्मूला। इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं बुद्धि के सूत्र से, जो होता है IQ अपॉन MA, सॉरी अपॉन कह रही हूँ, इज इक्वल टू IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। ठीक है, MA स्टैंड्स फॉर मेंटल एज, CA स्टैंड्स फॉर क्रोनोलॉजिकल एज एंड इंटू 100। IQ स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ठीक है, IQ क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, जिसे कहते हैं बुद्धि लब्धि। इसको क्या कहते हैं? बुद्धि लब्धि। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। फ्रेंड्स, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताती चल रही हूँ, क्योंकि कई बच्चे हिंदी से होते हैं, कई बच्चे इंग्लिश से। वैसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि जो एग्जाम पेपर आता है वो बायलिंगुअल आता है, दोनों लैंग्वेजेस में आता है। अगर आप हिंदी में भी अच्छे से समझ लेंगे तो आप इंग्लिश में ऑप्ट कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में समझ लेंगे तो आप हिंदी में ऑप्ट कर सकते हैं। IQ को कहते हैं बुद्धि लब्धि, MA को कहते हैं मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु, CA को कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु, और इंटू हो गया 100। अगर सपोज एक बच्चे की मानसिक आयु 12 है, उसकी MA है 12 और CA है 10, मतलब बच्चे की वास्तविक आयु तो 10 साल है, पर वो 12 साल के बच्चों के बराबर का काम करता है। मतलब वो 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लेवल का काम कर सकता है, उनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो वो हो गई उसकी मेंटल एज। तो इस बच्चे का IQ क्या होगा? तो इसका IQ क्या होगा? MA हो गया 12, CA हो गया 10 इंटू 100। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसका आंसर हो गया 120। 120 यानी कि उस बच्चे की बुद्धि लब्धि, उस बच्चे की IQ हो गई 120। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया IQ। अब मैं बताती हूँ इसको लर्न करने का तरीका। सबसे पहला है IQ। सबसे IQ स्टार्ट किया किसने? स्टर्न ने। ठीक है, आप इसको लर्न करेंगे स्टर्न। ये फॉर्मूला स्टार्ट नहीं किया। IQ का नाम किसने दिया? बुद्धि लब्धि कुछ होती है, वो किसने बताई? तो बुद्धि लब्धि किसने बताई? स्टर्न ने। ठीक है, अब तीसरी चीज MA किसने दिया? बिने ने। ठीक है, 100 किसने बताया? टर्मन ने। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि बिने के 2 सहयोगी थे। कौन?
टर्मन और स्टर्न। इस बात को आप याद रखेंगे कि बिने के दो सहयोगी थे, एक टर्मन और एक स्टर्न, आप लिख लीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए सबसे पहले फादर ऑफ इंटेलिजेंस कौन थे? गाल्टन। देखो इंटेलिजेंस, बुद्धि यहाँ से स्टार्ट होती है, इंटेलिजेंस के बाद क्या है हमारे गाल, तो गाल्टन ने क्या बताया था? इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है। अब इंटेलिजेंस के बारे में तो गाल्टन ने बता दिया। अब उन्होंने कहा कि भाई कोई हमें बुद्धि परीक्षण भी करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि बुद्धि कितनी होती है। अब गाल्टन ने बताया, अब बुद्धि का परीक्षण किसने किया? बिने ने, क्योंकि बिने के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप ऐसे याद करेंगे इसको कि बिने के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो बिने ने क्या दिया था? फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए हमें मानसिक आयु पता होनी चाहिए, क्योंकि मानसिक आयु नहीं पता होगी तो फॉर्मूला कैसे निकलेगा? तो मानसिक आयु के बिना भी कुछ नहीं हो सकता। तो मानसिक आयु भी किसने दी थी? बिने ने। अब ऐसे याद कर सकते हैं, मानसिक आयु यानी कि मानसिक आयु MA लिख सकते हैं आप इसको। मानसिक आयु किसने दी थी? बिने ने, ठीक है। अब तीसरी बात, 100 किसने बताया था? टर्मन ने। IQ किसने बताया था? स्टर्न ने। अब ये चीज हो गई, ठीक है। इतना आपको समझ आया? एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ कि सबसे पहले इंटेलिजेंस किसने बताई? गाल्टन ने। फिर उसने कहा कि हमें पहला टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, तो बिने के बिना कुछ नहीं हो सकता। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट दिया बिने ने। उन्होंने मानसिक आयु के बिना भी कुछ नहीं हो सकता, तो मानसिक आयु किसने बताई? बिने ने। IQ किसने बताया? बुद्धि लब्धि। स्टार्ट किसने करा? ये फॉर्मूला स्टार्ट किसने किया? स्टार्ट, कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, स्टर स्टर कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो वो स्टर्न ने स्टार्ट करी। IQ का किसने नाम दिया? बुद्धि लब्धि किसने बताया? स्टर्न ने। बाकी 100 किसने बताया? टर्मन ने। इतना ही, इसमें तो इतना ही है। नेक्स्ट, पहला सिद्धांत, बुद्धि का पहला सिद्धांत, वही मैंने आपको बताया, एक कारक सिद्धांत। कौन सा पहला सिद्धांत कौन सा था? एक कारक यानी कि यूनिफैक्टर। तो वो किसने दिया? वो तो बिने ने ही दिया, क्योंकि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट कौन सा था? एक कारक, तो ये दिया बिने ने। अब आते हैं हम द्विकारक पर और त्रिकारक पर, ठीक है। द्विकारक किसने दिया? द्वि माने दो, दो फैक्टर किसके हो गए? स्पीयरमैन के, स्पीयर और मैन, ठीक है। स्पीयरमैन के दो फैक्टर हो गए। और तीसरा कारक भी किसने दिया था? स्पीयरमैन ने ही। वो मैंने आपको भी बताया कि दूसरा फैक्टर भी स्पीयरमैन ने दिया था और तीसरा फैक्टर भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। तीसरा सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही बताया था उसके बारे में। तो ये हो गया इसको याद करने का तरीका। पहला सिद्धांत बिने ने दिया था और दूसरा और तीसरा स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये 3 सिद्धांत बुद्धि के अच्छे से समझ आए होंगे। जिन चीज़ की मैंने आपको ट्रिक बताई है आप उसको अच्छे से याद कर पाए होंगे और नहीं भूलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मैंने याद किया था मैं तो नहीं भूली हूँ और आज तक मुझे याद है, इसलिए मैंने आपको आपके साथ ये शेयर किया है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।